बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर सफदर के साथ एक दफ़ा फिर एनआरपीयू प्रोजेक्ट की डिस्कशंस के लिए और इसके सबमिशन के तरीके के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 14 फरवरी 2025 है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे और आपकी फैमिली पर हज़ारहा मेहरबानियाँ अनायात और शफ़क़तें करे। इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपने आप प्रोजेक्ट्स के को बेसिक प्रिपरेशन कर ली होगी, तो अब हमने आज उसमें प्रैक्टिकली देखना है कि जब आपने सबमिट करना है तो वो कैसे सबमिट करना है। यकीन कीजिए, अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया तो आज भी काम आप शुरू कर दें तो आपके पास टाइम है। सिर्फ 6 पॉइंट हैं जो आपने करने हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप बनाने हैं, रिसर्च सिग्निफिकेंस आपने बनानी है, रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होगी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक्सपेक्टेड आउटकम सजेशन, ये सारे पॉइंट हैं और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज भी अगर आप हिम्मत पकड़ें तो ये काम हो सकता है, तो ज़रूर कीजिए। बड़ा सिग्निफिकेंट काम है, पाकिस्तान का काम है, आपकी यूनिवर्सिटी का काम है और ये आपका काम है। तो आज हम इस उम्मीद के साथ कि आपने कुछ काम कर लिया होगा, मैं फिर भी एक दफ़ा कहूँगा कि अगर आपने नहीं किया तो हिम्मत पकड़ें और अभी शुरू कर दें। यकीनी तौर पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि प्रॉब्लम क्या होगा जिसको आप एड्रेस करेंगे। अपने फ्यूचर में देखिए, अपने गिरदो-नवा में देखिए, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आइडिया फ्लोट कर दीजिए और यकीनी तौर पर ऐसे ही आइडियाज़ फ्लोट होते हैं और ऐसे ही हम जो लोग हैं वो विन करते हैं प्रोजेक्ट। तो इस उम्मीद के साथ कि अगर आपने कोशिश कर ली है तो अच्छी बात है, फर्दर इम्प्रूव कीजिए। और अगर आपने अभी तक कोशिश नहीं की तो मैं एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम ढूंढिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट, उसको रिजॉल्व करने की और एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। तो क्या करना है हमने? यकीनी तौर पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने इस उम्मीद के साथ प्रिपेयर कर ली है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, ये बेसिक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 500 वर्ड्स की ये है, 300 वर्ड काफ़ी हैं, 500 मैक्सिमम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 300 वर्ड एवरेज आप करें, 300 से ऊपर नीचे कुछ, तो ये भी काफ़ी हैं। उसके बाद इसी प्रॉब्लम से आपके ऑब्जेक्टिव निकल आने हैं और स्कोप निकल आना है और इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिसर्च सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस एड्रेस, जो आपका प्रॉब्लम होगा उसके मुतल्लिक जो चैलेंजेस हैं, ये 500 वर्ड्स के हैं। फिर रिसर्च मैथडोलॉजी है, तो रिसर्च मैथडोलॉजी, मल्टीपल रिसर्च मैथडोलॉजीज अगर आप लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक इनिशिएट देना चाह रहा हूँ, एक मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि एक नॉवल रिसर्च मैथडोलॉजी है जिसे कहते हैं फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस। ये फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस 2 फैक्टर का, 3 फैक्टर का या 4 फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट बताती है। मसलन ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिग्रेशन से कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर ले लिए, यानी कि आपके लेट सपोज आपके 3 सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं और अब आप ये चाहते हैं कि ये तीनों कंबाइंड अगर इम्पैक्ट करेंगे तो क्या होगा। और इनमें से जैसे ए बी सी है, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि ए और सी का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ऐसा भी हो सकता है ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, और ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी का कंबाइंड इफेक्ट क्या है। तो इस तरह से मुख्तलफ कम्बिनेशन से भी आप आप इनिशियली रिग्रेशन लगा सकते हैं। सिग्निफिकेंट फैक्टर जब आपके पास आ जाए तो फिर आप FSQCA का इस्तेमाल कर सकते हैं। FSQCA के लिए मैं हाजिर हूँ, आप जब भी मुझसे डिस्कस करेंगे मैं आपको बता दूंगा। सॉफ्टवेयर इसका अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। इसकी वेबसाइट भी अवेलेबल है। वेबसाइट के ऊपर कंपास COMPASS
QCA अगर आप लिखेंगे तो ये एक साइट खुल जाएगी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर, वर्कशॉप्स और बाकी जितना भी दुनिया में काम हो रहा है वो यहाँ पर किसी न किसी तरह से दिखाया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आपने कुछ काम कर लिया होगा, तो आज हम जाते हैं कि किस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। तो उसके ऊपर बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त न्यू हैं और वो ज़्यादा उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए, तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो बड़ा आसान तरीका है। तो ये अगर आपने ये स्टेप्स तैयार कर लिए हैं, यानी ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिसर्च सिग्निफिकेंस, रिसर्च मेथडोलॉजी और एक्सपेक्टेड आउटकम्स और सजेशंस अगर आपने बना ली हैं तो जी आप अब सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने का आसान तरीका है, बड़े आसान तरीके से आप इसे सबमिट कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से आपने सबमिट करना है। तो यकीनी तौर पर हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट्स आप सबमिट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कॉल नेशनल रिसर्च ग्रांट फॉर यूनिवर्सिटीज NRPU कॉल SOPs 2024-25 मौजूद है। यहाँ पे भी ये लिंक मौजूद है, नहीं तो HE की वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं। HEC की वेबसाइट्स पे जब आप जाएंगे ये साइट्स खुल रही है। तो आई होप कि ये थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ ये आ जाती है। HEC की वेबसाइट पे हम जा चुके हैं। तो अब ये HEC की साइट खुल गई है, आपने देख लिया होगा। और यहाँ पर रिसर्च इनिशिएटिव्स को आप क्लिक करेंगे तो रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देखें, ये मेरा पोर्टल खुल गया। अगर आप साइन अप नहीं हैं तो पहले आप साइन अप अपने आप को करेंगे, यानी पहले आप अपना साइन अप करके तो अपना आईडी बनाएंगे। तो इसमें कोशिश करेंगे आप अपनी यूनिवर्सिटी का ईमेल जो है वो ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेंट डैशबोर्ड पे आप जाइएगा और उसके बाद आप कंपेटिटिव रिसर्च ग्रांट्स लिखा हुआ है। जैसे ही कंपेटिटिव रिसर्च ग्रांट पे आप जाएंगे तो ये ग्रांट जितनी अवेलेबल होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी। तो इस वक्त चूंकि NRPU है तो NRPU को आप क्लिक करें और यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएं। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स, अपना नाम और मिडल नेम, यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये अच्छी तरह से स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें। जो अपना फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है और लास्ट नेम है, ये अगर एक दफ़ा गलती रह गई तो फिर ये बाद में चेंज नहीं होता, फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, फिर आपको एक नया आईडी बनाना पड़ेगा। बेहतर है कि अच्छी तरह से आप देख लें कि आपके स्पेलिंग ठीक हैं, मिडल नेम के स्पेलिंग ठीक हैं और आपके नेम के यानी लास्ट नेम के स्पेलिंग ठीक हैं। उसके साथ फिर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी वल्दियत है, फादर्स नेम है और आपका एड्रेस है। और ये आप पूरा जब इसको फिल कर लेंगे, इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं तो यकीनन हर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होंगी वो यहाँ पे फिल हो जाएंगी। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका जो नेम है इसके स्पेलिंग्स अच्छी तरह से देख लें और फिर जाके आप क्लिक करें। यहाँ से आप आगे वाले स्टेप पे चले जाएंगे। इस आगे वाले स्टेप में एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपने देनी है। मैट्रिक से लेकर जितना भी डॉक्टरेट है, MS है या पोस्ट डॉक है, वो भी आप यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री लगा सकते हैं। वो आप इसमें ऐड करेंगे, ऐड करते जाएंगे। और इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारी ठीक होनी चाहिए लेकिन फिर भी आप चेक कर लें, इन्होंने लिखा भी हुआ है
कि आप देख लें कि जो डॉक्टरेट और मास्टर की डिग्री है उसका सीजीपीए और उसको सही तरह से आपने फीड किया है, क्योंकि ज़्यादा इसके ऊपर ही फोकस होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, आपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड जो है वो यहाँ ऐड करना है, और एम्प्लॉयमेंट जहाँ जहाँ आपने की है और जिस जिस तरह से जहाँ जहाँ आप रहे हैं, आपने सर्विस की है, वो ऐड आप करते चले जाएंगे, और उसको ऐड करके तो आप आगे वाले स्टेप पे चले जाएंगे। ये असल में वो स्टेप है जिसमें आपने जाके डाटा फीड करना है। जब आपने पीछे नाम फीड कर दिया होगा तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, CNIC भी आ जाएगा और आपकी यूनिवर्सिटी भी ऑटो आ जाएगी। तो बाकी काम अब आपने जो करना है वो ये है। बाकी अब आप उसके वेब के ऊपर काम करेंगे। वो इस तरह से है कि हम अभी 1 मिनट जी हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस हम कर रहे थे, और कि अपने जो प्रोजेक्ट है उसको हम सबमिट करें तो यकीनी तौर पर ये है आपके सामने। तो यहाँ पर जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, सबसे पहले ये टाइटल है। मैंने कहा था ये बड़ा कंसाइज टाइटल होना चाहिए, 12 से 18 वर्ड के दरमियान आपका टाइटल होना चाहिए। कोशिश करें, वैसे कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इन्हीं इसी लिमिट में आप रहें। बहुत ज़्यादा वर्डी टाइटल नहीं होना चाहिए और बहुत कम टाइटल भी वर्डी लिमिटेड भी नहीं होना चाहिए। यानी तकरीबन 12 से 18, तो एवरेज 15, 16, 17 इतने वर्ड जो हैं वो होने चाहिए। ये आपने कोलैबोरेटर को पहले ही से डिफाइन कर लेना है कि आपका कोलैबोरेटर कौन होगा, किससे आप कोलैबोरेट करेंगे और कैसे। ये यकीनी तौर पर इसका हमें नाम चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो नाम और ऑर्गेनाइजेशन जो है को करते हुए आप पहले ही तय कर लें, मिल लें और उनसे बात कर लें कि इस तरह का प्रोजेक्ट है। ड्यूरेशन आपने यहाँ पे बतानी है, तो ये 24 मंथ की ड्यूरेशन है, तो इतना ही रखें। 24 मंथ का ये प्रोजेक्ट है तो इतना ही रखें तो बेहतर है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि जी ये बेसिक है या थीमेटिक है। बेसिक जो है वो 30% होंगे अलॉट, और थीमेटिक जो है वो 70% होंगे। तो यकीनी तौर पर आप थीमेटिक की तरफ ही जाना पसंद करेंगे, और थीमेटिक ही से फ़ायदा है। अप्लाइड नेचर के जो प्रोजेक्ट होंगे उसी का ही फ़ायदा है। फिर ये आपका डिसिप्लिन क्या है और फिर सब डिसिप्लिन क्या है, ये इसको डिसिप्लिन तो यकीनन अगर फर्ज करें आप इकोनॉमिक्स के हैं तो आप अपना इकोनॉमिक्स लिखेंगे, मैनेजमेंट साइंस के हैं तो मैनेजमेंट साइंस लिखेंगे। लेकिन ये सब डिसिप्लिन जो है इसको आप कोशिश करें कि जो 7 डिफरेंट थीम दिए हुए हैं उनके साथ आप इसको कनेक्ट करें। और उसके साथ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास ये मैक्सिमम 500 वर्ड्स है, 500 वर्ड से ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे ये पेस्ट नहीं हो सकेंगे। तो जितनी भी ये 300 वर्ड की है या जितनी भी है 350, 400 वर्ड है, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने कॉपी और पेस्ट कर देना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था कि इसको बड़ा कंसाइज, कंक्रीट और रियल लिखें। बहुत ज़्यादा लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए जो अचीवेबल ना हो। और ऑब्जेक्टिव के नीचे एक छोटा सा पैरा स्कोप का भी आएगा, तो वो स्कोप भी लिखते हैं कि आपकी रिसर्च का स्कोप क्या है। रिसर्च सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस एड्रेस्ड, वो जो आपकी रिसर्च है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि ये रिसर्च कहाँ कहाँ फ़ायदा दे सकती है, किधर किधर तक अप्लाई हो सकती है, और आपके जो चैलेंजेस हैं इस रिसर्च को करने के वो क्या हैं। यहाँ पर जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो है मैथडोलॉजी। अब मैथडोलॉजी, रिसर्च मैथडोलॉजी में कोशिश करें
कि 2-3 मेथडोलॉजीज आप लगाएं, और इसमें सिमेट्रिक भी हैं, एसिमेट्रिक भी हैं। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि एक नोवल मेथडोलॉजी भी है जो फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस है। ये भी आप लगा सकते हैं। अभी आप जस्ट लिख दें। बाकी ये है कि मेरी वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे इस पे आएंगे और बहुत सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी आएंगी। तो यकीनन ये कोई बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है, बड़ा आसान सा सॉफ्टवेयर है, बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। रिग्रेशन या सिमेट्रिक मेथडोलॉजी से इंडिविजुअल फैक्टर अगर आप निकाल लें तो उसका कंबाइंड इफेक्ट भी आप, चूंकि जब भी कोई प्रैक्टिकली काम होता है तो वो कंबाइंड इफेक्ट से होता है, किसी एक फैक्टर से आउटपुट नहीं आती, बल्कि 2, 3, 4, 5 या कम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर से आती हैं, तो उनको भी आप लगा सकते हैं। तो ये 1000 वर्ड की लिखनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो हमारी कन्वेंशनल मेथडोलॉजी है उसमें ये डाटा ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो एसिमेट्रिक है, जो FSQCA है, उसमें ज़्यादा डाटा नहीं चाहिए। अगर आप इंटरव्यू बेस्ड रखें, अगर आप केस स्टडी बेस्ड रखें तो 25-30 केस भी काफ़ी हैं। तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा डाटा लें, जैसे जी सर्वे किया 400 लोगों का, 300 लोगों का, तो वो पॉसिबल नहीं होता बाज़ दफ़ा कि इतने लोगों का से सर्वे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रियलिस्टिक रहें और जेन्युइन रहें और कम डाटा लें, लेकिन बिल्कुल एथिकली और पूरा तवज्जो के साथ डाटा लें, ताकि आप अपनी मेथडोलॉजी को सही तरह से कर सकें। उसमें मिक्स्ड आप लगा सकते हैं, मिक्स्ड मेथडोलॉजी भी लगा सकते हैं। और इसमें जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ कि जो सैंपल है, ये सैंपल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने कैसे ये सैंपल लिया। इसमें सिंपल रैंडम सैंपल से गुरेज करें, कोई और टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक लगाएं कि आपका ये सैम्पलिंग का तरीका क्या था। डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर वो सैम्पलिंग भी उसी पे डिपेंड करेगी। बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, उनमें से कोई टेक्निक जो आपसे रिलेट करती हो। इसके बाद ये आउटकम आप क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है, ये जो भी यकीनी तौर पर आप अपना इसको कामयाब कर लेंगे तो आपकी एक तवक्को है कि ये रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। और उसके बाद सजेशन फॉर एडिशनल पैरामीटर्स, कंप्लीट प्रपोजल, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं यकीनन तो ये भी आप ज़रूर देंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जांपल दिखा दी थी कि कौन कौन सी सजेशन जो है वो आप दे सकते थे। नाजरीन, सिर्फ इतना सा काम है और आप बड़ी आसानी के साथ ये प्रोजेक्ट, सिर्फ ये देखिए एक पेज है, ये एक पेज के ऊपर आज भी अगर आप बैठें, अभी 2 दिन आप लगाएं, आपके पास कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिकल आ जाए, इधर उधर देखें माशरे में जो प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर प्रोजेक्ट को फ्लोट करने की कोशिश करें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और यकीनन ये ही कुछ करना है और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ सबमिशन का एक यहाँ पे क्लिक है, वो एक क्लिक करना है और ये प्रोजेक्ट आपका सबमिट हो जाना। देखिए HEC ने कितनी बड़ी सहूलत कर दी है। पहले होता था कि हम प्रोजेक्ट बनाते थे और फिर डिपार्टमेंट को देते थे, फिर और एक को देते थे, फिर VC साहब की साइन होते थे, फिर हम हार्ड कॉपी में भेजते थे और फिर एक लंबा अरसा लग जाता था उनको देखने में और फिर ये एक लंबा प्रोसेस था। HEC ने इसको डिजिटलाइज कर दिया और बहुत आसान कर दिया और पोर्टल पे कर दिया। तो अब आप हिम्मत पकड़ें, कोशिश पकड़ें, तो इंशाल्लाह आप ये प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज अभी भी 3 दिन बाकी हैं, तो कोशिश कीजिए और कोशिश के साथ हिम्मत कीजिए, तो यकीनी तौर पर आप इसमें कामयाब होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आज की इस सुबह की इस दुआ के साथ कि आप खुशो खुरम रहें, आप और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।